नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे की तीसरी इकाई जेंडर स्कूल एवं समाज के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और एक या दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरा पेपर आपका समझिए कि इसी में से आएगा। जो कुछ भी थोड़ा बहुत रह जाएगा उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके बुक्स के नोट्स ज़रूर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जेंडर क्या है? जेंडर शब्द का अर्थ महिला व पुरुष दोनों की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति से है, जिसे मनुष्य ने स्वयं बनाया है। पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं? पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों का अन्य समूह के सदस्यों के लिए पूर्व कल्पना आधारित विचार या व्यवहार है। पूर्वाग्रह वो होता है जैसे कि हम किसी दूसरे के बारे में अपनी धारणा बना लें कि वो आदमी खराब है, भले ही वो अच्छा हो लेकिन वह हमको लगता है कि वो खराब है, तो ये हमारा पूर्वाग्रह हो गया। पितृसत्ता का क्या अर्थ है? पुरुष या पिता की सत्ता या शासन को ही पितृसत्ता कहा जाता है। इस सामाजिक व्यवस्था में पुरुषों का आधिपत्य होता है तथा तुलनात्मक रूप से स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है। मातृसत्तात्मक परिवार की समाज में क्या भूमिका होती है? मातृसत्तात्मक परिवार में परिवार की शक्ति और सत्ता स्त्री या माता के पास केंद्रित होती है। यह सत्ता माता से पुत्री को हस्तांतरित होती है। लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक समानता का मतलब पुरुष एवं महिला से समान व्यवहार करना है। पुरुषत्व से क्या तात्पर्य है? पुरुषत्व से तात्पर्य पुरुष के गुणों से संपन्न होना है, जैसे कठोरता और साहस इत्यादि। नारीत्व से क्या आशय है? नारीत्व से तात्पर्य नारी के गुणों से संपन्न होना है। इसके अंतर्गत कोमलता, धैर्य, स्नेह इत्यादि गुणों का विकास किया जाता है। रूढ़िबद्धता से अभिप्राय बताइए। रूढ़िबद्धता से अभिप्राय हमारे समाज की उन परंपराओं और मान्यताओं से है जो वर्षों से चली आ रही है, जिनके पीछे कोई वैज्ञानिक पुट नहीं है। सूरदास जयंती मनाने की भारतीय तिथि लिखिए। वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, समानता शब्द को स्पष्ट कीजिए। समानता से तात्पर्य जाति, लिंग, वर्ग, धर्म तथा क्षेत्रीय इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। किस उपकरण द्वारा अबलाओं की निस्तेज भूमिका को सशक्त बनाया जा सकता है? केवल शिक्षा द्वारा ही अबलाओं को असमानता से मुक्ति दिलाई जा सकती है और इन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। जेंडर समानता हेतु विद्यालयों की कैसी भूमिका होनी चाहिए? जेंडर समानता हेतु सह शिक्षा संस्थानों में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करके एक दूसरे के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। सामाजिक कुरीतियों तथा लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने हेतु सुझाव प्रस्तुत कीजिए। समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय की भावना के प्रसार द्वारा लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जा सकता है। स्वानुशासन का महत्व समझाइए। स्वानुशासन के द्वारा व्यक्ति किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार, भेदभाव और क्रियाकलाप से दूर रहता है, जिससे लिंगीय भेदभाव नहीं उपजते। लिंग शब्द से जुड़े हुए विषयों के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? लिंग भेद से जुड़े हुए विषयों के अंतर्गत लैंगिकता, कामुकता, पितृसत्तात्मकता, पुरुषत्व तथा नारीत्व आते हैं। कक्ष में जेंडर समानता हेतु कौन महत्वपूर्ण है? कक्ष में जेंडर समानता हेतु काम करने के लिए शिक्षक की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। शहरी तथा ग्रामीण व्यक्तियों में विविधता के क्या कारण हैं? शिक्षा के समान अवसर, आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण, पूंजी का ग्रामीण क्षेत्रों में कम निवेश, निर्धनता या गरीबी, अंधविश्वास एवं कुप्रथाएं। लेखन अयोग्यता क्या है? लेखन अयोग्यता का आशय उस अमानकीय लेखन की व्यवस्था से है जो अक्षरों के अनुचित बनावट, अनुचित शब्द दूरी एवं शिरोरेखा के अभाव को प्रदर्शित करता है तथा सुलेख की श्रेणी में नहीं आता है। लेखन अयोग्यता के दो कारण लिखिए। लेखन अयोग्यता के कारण: कलम की पकड़, मेज पर सिर रखकर लिखना, अनावश्यक चिन्ह, दृष्टिदोष, वक्र लेखन, ध्यान का अभाव, तीव्र गति से लेखन।
11वां प्रश्न है समस्यात्मक व्यवहार के कारण लिखिए। समस्यात्मक व्यवहार के कारण: अनुवांशिक कारण, वातावरण का प्रभाव, दोषपूर्ण संबंधीकरण, अचेतन मन, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, नव विश्लेषणवादियों का दृष्टिकोण। पुरुषत्व प्रधान समाज किसे कहते हैं? वह समाज जिसमें पुरुष वर्ग की पूर्ण प्रधानता रहती है पुरुषत्व प्रधान समाज कहलाता है। सीमांत वर्ग समावेशित करने में प्रधानात्मक की भूमिका क्या है? सीमांत वर्ग समावेशित करने में प्रधानात्मक के नेतृत्व तथा निर्देशन की परम आवश्यकता है, क्योंकि जैसे कि जानते हैं विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बालकों में व्यक्तिगत भेद होता है। सीमांत वर्गों से समायोजन करना, सीमांत वर्गों से बालकों को अभिशब्दों को निर्देशन एवं परामर्श देना। समावेशित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। समावेशित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका: शैक्षिक वातावरण प्रदान करना, विद्यार्थियों का मानसिक विकास करवाना, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना, स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं: सांस्कृतिक कारक, जैविकीय कारक, जन संस्थात्मक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। मध्य प्रदेश बालिका शिक्षा हेतु संचालित योजनाएं लिखिए। मध्य प्रदेश में बालिका शिक्षा हेतु संचालित योजनाएं: मुफ्त में साइकिल वितरण, गणवेश का वितरण, पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण, छात्रवृत्ति वितरण। 17वां प्रश्न है वैयक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम क्या है? वैयक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम के उद्देश्य बताइए। वैयक्तिक शिक्षण कार्यक्रम: यह मुख्यतः मानसिक मंद बच्चों के लिए बनाई जाती है। इसमें प्रत्येक बच्चे के बुद्धिलब्ध एवं सीखने की क्षमता एवं अवस्था के अनुसार अलग अलग तैयारी की जाती है। उद्देश्य: प्रत्येक दिव्यांग बच्चा अपनी अवस्था के अनुसार सीखे। सामान्यीकरण, पुनर्वास, दैनिक जीवन की गतिविधियों का निष्पादन। भारत की पुनर्वास परिषद के उद्देश्य लिखिए। शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था करना, असक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम तैयार करना, असक्षम व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की असक्षमताओं से दूर करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि के उपाय करना। इसके बाद है इसके लघु उत्तरीय प्रश्न। जेंडर क्या है? औरतों की सामाजिक भूमिका किस हद तक उनके शारीरिक बनावट पर आधारित है? जेंडर शब्द का अर्थ महिला तथा पुरुष दोनों की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति, अर्थात समाज महिला व पुरुष को किस तरह से देखता है, उन्हें किस प्रकार की भूमिकाएं, कर्तव्य, अधिकार व संसाधन आदि देता है। समाज के अनुसार महिला तथा पुरुष दोनों का व्यवहार व मानसिकता कैसी होनी चाहिए। इस प्रकार जेंडर एक सामाजिक व सांस्कृतिक कारक जिसे मनुष्य ने स्वयं बनाया है। वास्तव में समाजशास्त्रियों ने जेंडर की व्याख्या जैविकीय आधार पर नहीं की है। वह स्त्री और पुरुष को उनकी भूमिकाओं के आधार पर देखता है, अर्थात जेंडर की अवधारणा सामाजिक सांस्कृतिक तर्ज पर बनाई गई है। समाज में औरतों तथा मर्दों का अलग अलग दर्जा वास्तव में समाज और संस्कृति की देन है। यह मनुष्य द्वारा निर्मित है। सामाजिक लिंग ही तय करता है कि लगभग सभी जगह पुरुषों की तुलना में औरतों को नीचा समझा जाता है। उनके अधिकार कम हैं, संसाधनों में उनका नियंत्रण कम है। समाज और पुरुषों के हाथों व्यवस्थित रूप से उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ता है। शारीरिक रचना के कारण औरतों को माहवारी होती है। वे बच्चे पैदा करती हैं, उन्हें दूध पिलाती हैं। इस शारीरिक संरचना के कारण यह मान लिया जाता है कि बच्चों को पालना औरत के लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना बच्चों को जन्म देना। समाज द्वारा यह मान लिया जाता है कि इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह काम नहीं है। यह तो उसी प्रकार स्वाभाविक है जिस प्रकार सांस लेना या खाना या सोना। पूर्वाग्रह क्या है? इसका व्यक्ति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूर्वाग्रह क्या है, स्पष्ट कीजिए। पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्य द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। इसका शाब्दिक अर्थ
पूर्व निर्णय है, अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति के पूर्व कल्पित विचार प्रमाणों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। यह नई जानकारी मिलने के बावजूद बदलने से इनकार करते हैं। पूर्वाग्रह सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। वैसे अधिकतर यह शब्द नकारात्मक रूप से लिए गए पूर्व निर्णयों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पर यह सकारात्मक पूर्व निर्णयों पर भी लागू हो सकता है। उदाहरण स्वरूप, एक व्यक्ति अपनी जाति और समूह के सदस्यों के प्रति पूर्वाग्रहित हो सकता है और उन्हें बिना किसी सबूत के दूसरी जाति या समूह के सदस्यों से श्रेष्ठ मान सकता है। काडर से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। काडर से आप क्या समझते हैं? काडर शिकारी जीवन व्यतीत करने वाला एक दक्षिण भारतीय समुदाय है। काडर लोग वनवासी हैं। काडर इस देश के सबसे आदिम तथा सबसे प्राचीन समाज के प्रतिनिधि हैं। वे शिकार में तीर धनुष का उपयोग नहीं करते थे और पशुओं को पकड़ने के लिए कोई जाल या फंदा नहीं फेंकते थे। उनका औजार एक लकड़ी जिसके सिरे पर एक नुकीला पत्थर या लोहे की एक धारदार नोक लगी होती थी। वे पशुओं का शिकार करते थे और फल, काष्ठफल, शहद का कंदमूलों को उखाड़कर खाते थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की बाल्यावस्था में एक स्टेशन मास्टर ने उन्हें तथा अनेक कंदमूलों को उखाड़कर खाते थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की बाल्यावस्था में एक स्टेशन मास्टर ने उनकी सहायता क्यों की? तथा अनेक कंदमूलों को उखाड़कर खाते थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की बाल्यावस्था में एक स्टेशन मास्टर ने उनकी सहायता क्यों नहीं की? डॉक्टर अंबेडकर की बाल्यावस्था में एक स्टेशन मास्टर ने उनकी सहायता इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें उसे अपनी जाति महार है यह बताया। पहले जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव होता था। उस समय महार जाति अछूत मानी जाती थी। यह जाति दलित समुदाय के अंतर्गत आती थी। दलित जाति के लोग गरीब होते थे। उस वक्त कोई भी गाड़ी वाहन अछूत वर्ग के सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। अतः जाति के आधार पर स्टेशन मास्टर ने भेदभाव किया और डॉक्टर अंबेडकर की सहायता नहीं की। शाला अनुभव के दौरान शाला त्यागी छात्रों को विद्यालय वापस लाने हेतु क्या प्रयास किए जाते हैं? शाला त्यागी छात्रों को शाला वापस लाने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। शाला अनुभव के दौरान शाला त्यागी छात्रों को विद्यालय वापस लाने हेतु निम्न प्रयास किए जाते हैं। विद्यालय न आने वाले छात्रों की समस्या की जानकारी प्राप्त कर उनकी समस्या का समाधान करके छात्रों को वापस लाने का प्रयास किया जाता है। शाला न आने के कारण आर्थिक तंगी होने पर विद्यालय उन विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को देकर छात्रों की मदद विद्यालय संस्था करती है। छात्रों के पालकों से मिलकर शिक्षा के महत्व को समझाया जाता है तथा उनके बच्चों के लिए सरकार द्वारा ली जाने वाली सीधी परीक्षा में बैठाकर उन्हें विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। शाला त्यागी छात्रों के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले गए हैं जहां उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है ताकि वे विद्यालय वापस आ सकें। अगला प्रश्न है, रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या हैं? सामाजिक विषमता को परिभाषित करते हुए सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है, समझाइए। रूढ़िबद्ध धारणा को पूरे समूह या समुदाय एक जैसे विचार एवं मूल्यों को धारित करते हैं। समाज का पूरा समूह एक समान श्रेणी में स्थापित होता है। इसके अलावा यदि परिस्थितिजन्य या समयानुरूप यह धारणा परिवर्तित होती है एवं एक व्यक्तिगत भिन्नता को भी स्वीकार नहीं किया जाता है। पूरा समुदाय एक व्यक्ति के रूप में दिखाई पड़ता है, मानो वह उसकी विशेषता हो। उसकी पहचान एक इकाई के रूप में दिखाई देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए आप अपने विद्यालय में क्या उपाय करेंगे? पहला है, सभी बच्चों को समान दृष्टिकोण से देखेंगे। दूसरा है, प्रत्येक बच्चे को प्रवेश लेने का समान अधिकार उपलब्ध करवाएंगे। तीसरा है, सभी बच्चों को नेतृत्व का समान अवसर देंगे। चौथा है, कार्यों का विभाजन धर्म, जाति या लिंग के आधार पर न करके उनकी योग्यता के आधार पर करेंगे। पांचवा है, ऐसे बच्चे जिन्हें दमित किया गया हो जैसे पिछड़े दलित बच्चों को विशेष अवसर मुहैया करवाएंगे। छठवां है, मूल्यांकन में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेंगे। सातवां है, सामाजिक जगहों का प्रयोग करने की भी सभी को अनुमति देंगे। शाला में साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।
9वां है बच्चों में हमारी मातृत्व भाषा, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत के प्रति प्रेम अर्थात देशभक्ति की भावना का विकास करेंगे। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को प्राथमिकता देंगे। विद्यालय में गणवेश का प्रयोग करेंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त सुविधाएं देकर उन्हें अतिरिक्त समय देकर उन्हें सभी के समकक्ष लाएंगे। आर्थिक संसाधनों को समान रूप से सभी के लिए उपलब्ध कराएंगे। अंधविश्वास को कम करने के लिए तथा नैतिक मूल्यों को विकसित करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है समानता को एक अहम मूल्य क्यों माना गया है? समानता का अधिकार मिलने से विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। समानता सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। निर्धन लोगों को सम्मानजनक जीने का अवसर प्रदान करती है। लोगों को अपना पसंदीदा कार्य चुनने की स्वतंत्रता मिलती है। समानता के अवसरों से योग्यता को सही से ही आंका जा सकता है। पूर्वाग्रहों को स्पष्ट करते हुए बताइए कि इससे समाजीकरण किस प्रकार प्रभावित होता है। पूर्वाग्रहों के कारण मानसिक ठेस पहुंचती है। लोगों के पूर्वाग्रहों के अनुसार ही व्यक्ति में परिवर्तन होने लगता है। व्यक्ति पूर्वाग्रहों के कारण समाज से अलग होने लगता है। किसी के प्रति पूर्वाग्रह पाल लेने से उससे भली भांति संप्रेषण नहीं हो पाता। व्यक्ति एवं समाज का स्वाभाविक विकास रुक जाता है। अगला प्रश्न है समाज में विविधता के कितने रूप हैं? केवल नाम बताइए, अथवा हमारे देश में विविधता के मुख्य स्वरूपों के नाम लिखिए। समाज में अलग अलग प्रकार से विविधताएं देखने को मिलती हैं, जिनमें कुछ निम्न प्रकार हैं। जातिगत विविधता, लिंग के आधार पर विविधता, धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता, रंग रूप शारीरिक विविधता, उम्र के आधार पर विविधता, स्थान के आधार पर विविधता, पहनावे के आधार पर विविधता, ग्रामीण शहरी विविधता। इसके बाद है सेक्स और जेंडर में अंतर। सेक्स जैविकीय है अर्थात औरत एवं पुरुष के जननांगों और उससे जुड़े प्रजनन कार्य। जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक है, इसका संबंध पुरुषोचित स्त्रियोचित गुणों से है। सेक्स प्रकृति की देन है। जेंडर मनुष्य द्वारा निर्मित है। सेक्स स्थायी है, हमेशा शारीरिक अंग वही होते हैं। जेंडर परिवर्तनशील है, यह समय के साथ संस्कृति के साथ बदल जाता है। सेक्स को बदला नहीं जा सकता, जेंडर को बदला जा सकता है। समाजीकरण को परिभाषित कीजिए। समाजीकरण द्वारा स्त्रियों व पुरुषों को स्त्रियोचित और पुरुषोचित प्राणियों में बदले जाने की प्रक्रिया को समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी समाज में लड़के तथा लड़कियों के जन्म से ही उन्हें अलग अलग उनके प्रति अलग अलग धारणाएं बन जाती हैं और फिर जिससे हम सभी जानते हैं कि किसी भी समाज में लड़के तथा लड़कियों के जन्म से ही उनके प्रति अलग अलग धारणाएं बन जाती हैं और फिर जिस तरह से उस बच्चे को पुकारा जाएगा, खिलाया पिलाया जाएगा, उसमें अंतर होगा। उसके लिए पहनावे में वे आगे चलकर उसके लिए निर्धारित सामाजिक नियमों और यहाँ तक कि उससे अपेक्षित व्यवहार में भी बहुत अंतर होगा। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान बच्चों को उनकी जेंडर भूमिकाओं की शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न है अवसर एवं वंचना, इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की पसंद या नापसंद के अनुसार उसके लिए अनेक विकल्प होते हैं, जिन्हें वह अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तथा समाज में अपनी एक खास भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए खोजता है और अपने लिए मुहैया करवाना चाहता है। ये तमाम विकल्प ही वे अवसर हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेता है। एक व्यक्ति अपनी पसंद से तय करता है कि वह कितना और किस प्रकार का भोजन करेगा, यह उसकी स्वतंत्र इच्छा है। किंतु यदि सामाजिक व्यवस्था के आधार पर यह तय होता है कि फलां व्यक्ति को अमुक प्रकार का भोजन ही करना चाहिए, तो ये उसके स्वतंत्र निर्णय को बाधित करता है। यह एक प्रकार की वंचना है, अर्थात समाज में उपलब्ध साधनों एवं अवसरों से दूर रखा जाना ही वंचना है। अगला प्रश्न है बालिका शिक्षा का क्या महत्व है? बालिका शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बालिका शिक्षा का महत्व। एक बालक अगर शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु एक बालिका को शिक्षित करने का तात्पर्य पूरे परिवार को शिक्षित करना है। अतः भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता अधिक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है कि पारिवारिक गाड़ी के
सुसंचालन में स्त्री पुरुष दो पहिए के स्वरूप हैं। अतः पारस्परिक समझ पैदा करने और उत्तरदायित्व निभाने की दृष्टि से स्त्री पुरुष दोनों को शिक्षित होना आवश्यक है। एक पहिया के विपरीत स्थिति में रहने के कारण दाम्पत्य रूपी गाड़ी का सुसंचालन सुविधाजनक और शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हो सकेगा। गांधी जी ने बालिकाओं की शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और बाल्यावस्था से ही बालिकाओं की शिक्षा का विधान किया। परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में स्त्रियों को इतना महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी आधुनिक भारत की अधिकांश बालिकाएं अशिक्षित हैं। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। बालिकाओं को शिक्षित करना धन व समय की बर्बादी माना जाता है। गरीब माता पिता बालिकाओं को शिक्षित करने की बजाय उन्हें मजदूरी करने भेजना अथवा घर के कामकाज के लिए रोकना ज़्यादा उचित समझते हैं। कन्याशालाओं के अभाव में उनके माता पिता या अन्य अभिभावकों की प्रबल इच्छा के बावजूद बालिकाओं को पढ़ाने की इच्छा अधूरी रह जाती है। रूढ़िवादी, संकीर्ण व कट्टर पालक बालिकाओं को पढ़ाने नहीं भेजना चाहते जहां पुरुष शिक्षक पढ़ाते हैं। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम पुरुष प्रधान पाठ्यक्रम है जो पढ़ लिख कर केवल आजीविका कमाना सिखाता है। पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह से प्रायः नकारात्मक रूप ही क्यों जन्म लेता है? पूर्वाग्रह का शाब्दिक अर्थ पूर्व निर्णय। पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों का एक अन्य समूह के सदस्यों के लिए पूर्व कल्पना आधारित विचार या व्यवहार है। इसमें जन समुदाय बिना किसी साक्ष्य एवं प्रमाण के केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं कि किसी विशिष्ट समूह के प्रति अपनी अमुक धारणा बना लेते हैं जिसमें सच्चाई हो ना हो। अतः किसी के प्रति पूर्व धारणा बना लेना पूर्वाग्रह अधिकतर नकारात्मक रूप को ही जन्म देता है, क्योंकि हम किसी जाति, धर्म, लिंग, रहन सहन एवं कद काठी, रंग रूप के आधार पर यह पूर्वाग्रह पाल लेते हैं कि अमुक समूह अपना विकास नहीं कर सकता। अमुक समूह अपना विकास बड़ी तेजी से कर लेता है जिससे असमानता को बढ़ावा मिलता है और सामान्य तौर पर यह धारणा बन जाने से लोगों के व्यवहार भी उन समूहों के प्रति अलग अलग हो जाते हैं। अतः यह विचार नकारात्मक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्त्रियों की शैक्षिक उपलब्धियों की विषमताओं का उल्लेख कीजिए। भारत में शैक्षिक उपलब्धियों में विषमताओं का वर्णन निम्नानुसार है। 1991 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 64% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 39% है। स्त्री साक्षरता दर राजस्थान में 20%, उत्तर प्रदेश में 25% तथा केरल में 86% है। स्त्रियों और पुरुषों की शैक्षणिक सफलताओं में बहुत अंतर है। ये अंतर ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी है। सामाजिक वर्गों के बीच अंतर अधिक दिखाई देता है। निम्न औसत साक्षरता और उसमें भी व्यापक असमानताएं दिखाई देती हैं। समाज में अभावग्रस्त सदस्य की शिक्षा तो नाम मात्र की ही रह जाती है। भारत में निरक्षरता केवल बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवा बच्चे भी इसमें शामिल हैं। भारत में 10 से 14 वर्ष की ग्रामीण लड़कियों में से 50% निरक्षर हैं। शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं, स्कूलों में प्रवेश और स्कूलों में उपस्थिति के सर्वेक्षणों के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि देश में 12 से 14 वर्ष की ग्रामीण लड़कियों में से आधी तो ऐसी हैं जिनका नाम किसी स्कूल में लिखा ही नहीं गया। यह अनुपात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में 2/3 है। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए बालिका शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शिक्षा जीवन का अभिन्न अंग है। शिक्षा के माध्यम से देश एवं समाज का विकास होता है। समाज व राष्ट्र का विकास करने के लिए सभी मनुष्यों का शिक्षित होना अनिवार्य है। जन साधारण के अंतर्गत बालक, बालिका, पुरुष, महिला सभी आते हैं। अगर एक भी वर्ग शिक्षा से अछूता रह गया तो उन्नति असंभव है। पुराने समय से बालक की शिक्षा पर तो ध्यान दिया गया है, पर बालिका शिक्षा पर कम ध्यान दिया गया है। अगर जनसंख्या का आधा प्रतिशत अशिक्षित रह जाए तो राष्ट्र विकसित देश के रूप में कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता है। अतः बालिकाओं को शिक्षित करना अनिवार्य है, क्योंकि यही बालिकाएं आगे चलकर महिला एवं माँ के रूप में आती हैं तो अपने बच्चों को भी शिक्षित करती हैं। अगर यही निरक्षर रह जाएं तो परिवार की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बालिकाएं पढ़ लिख कर हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, क्योंकि
किसी एक वर्ग में उन्नति करने से देश का विकास संभव नहीं है। अतः बालिकाओं की शिक्षा का बहुत महत्व है, जिससे वह देश व समाज के विकास में अपना योगदान भली भांति दे सकें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह कहा जा सकता है कि बालिका के विकास हेतु सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की बालिकाओं को स्कूल तक लाने हेतु अनेक नीतियों का निर्माण किया गया है, जैसे निःशुल्क शिक्षा, यूनिफॉर्म, बैग, कॉपी, पुस्तक वितरण। इसके अलावा छात्रवृत्तियों का प्रावधान, सरस्वती साइकिल योजना, मध्याह्न भोजन आदि अनेक प्रकार की सुविधाएं देकर ग्रामीण एवं आर्थिक दृष्टि से असक्षम परिवार की बालिकाओं के लिए सुलभ शिक्षा का मार्ग खोला गया है, जिससे बालिका अधिक से अधिक स्कूलों में जाएं और शिक्षित हों। स्कूल ही नहीं, शासकीय कॉलेज स्तर पर भी बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। आज देखा जाए तो बालिका शिक्षित होकर ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन है। उनमें जागरूकता एवं चेतना आ गई है। साथ ही उनके अभिभावक भी बालिकाओं को शिक्षित करने में पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा आज बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति में सुधार आ गया है। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयाँ क्या हैं, उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों ने जैसे महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर राधाकृष्णन ने बालिका शिक्षा को महत्व दिया, क्योंकि एक बालिका भी शिक्षित होगी तो पूरे परिवार को शिक्षित करेगी। अतः महिला पुरुष दोनों के शिक्षित होने से आपसी समझदारी एवं उत्तरदायित्व का निर्वाह आसानी से कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने बालिका शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया है। परिवार, समाज तथा राष्ट्र के निर्माण में भी स्त्रियों का एक उपयोगी स्थान है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयाँ। निर्धन अभिभावक बालिकाओं को शिक्षित करने के बजाय उन्हें मजदूरी करने भेज देना अथवा घर के कार्य के लिए रोकना उचित समझते हैं। बालिकाओं को शिक्षित करना धन एवं समय की बर्बादी समझते हैं। दुर्गम स्थानों में रहने के कारण बालिकाओं को स्कूल तक भेजना भी कठिन होता है। कन्या स्कूलों के अभाव के कारण भी बालिकाओं की शिक्षा की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती। संकीर्ण रूढ़िवादी विचारधारा के परिवारों की बालिका की भी शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। बालिका शिक्षा की कठिनाइयों को दूर करने के उपाय। कन्याशाला की व्यवस्था की जाए। दुर्गम पहाड़ी गांव में जाकर शिक्षा के महत्व को समझाकर शैक्षिक जागरूकता लाई जाए। बालिका भी देश के विकास में सहायक है, इसकी जानकारी दी जाए। शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और अन्य घरेलू विषयों को जोड़ा जाए। दुर्गम स्थानों एवं ग्रामों में स्कूलों की स्थापना की जाए, जिससे उन स्थानों की बालिका आकर पढ़ सकें। स्कूल बालिकाओं के घर के समीप हो, जिससे उनके घर की समस्या एवं आने जाने संबंधित कठिनाइयों को कम किया जा सके। दूरस्थ शिक्षा एवं पत्राचार शिक्षा की व्यवस्था की जाए तथा उनमें उनके केंद्र जिला एवं ब्लॉक स्तर पर बनाए जाएं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम एवं साक्षरता के माध्यम से कक्षाएं चलाई जाएं एवं परीक्षाएं आयोजित की जाएं। अगला प्रश्न है, पलायन का बच्चों और उनकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। पलायन से बच्चों की शिक्षा कैसे प्रभावित होती है, समझाइए। जब व्यक्ति पलायन करता है तब वह अपने पूरे परिवार के साथ पलायन करता है, जिससे उस परिवार के बच्चों पर इस पलायन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव। जब कोई बच्चा अपने परिवार के साथ पलायन करता है तो उसकी शिक्षा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वह अपना राज्य छोड़कर या अपना स्थान छोड़कर दूसरे परिवेश में जाता है तो शिक्षा ग्रहण करने में उसे समस्या होती है। नई जगह पर उसे भाषा, पाठ्यक्रम की समस्या सामने आने लगती है और उसे नए परिवेश की शिक्षा व्यवस्था के साथ संघर्ष करना पड़ता है, जिससे उसकी शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है। बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करते हैं तो उनकी जलवायु, वातावरण में परिवर्तन होता है, जिसका प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो शिक्षा ग्रहण करने में समस्याएं उत्पन्न होंगी। बच्चों के संस्कार का प्रभाव। जब व्यक्ति पलायन करता है तो वह अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरे संस्कृति के लोगों के बीच जाता है। हर जगह की संस्कृति में अंतर होता है, जिसका प्रभाव भी बालक पर पड़ता है, जिससे वह अपनी संस्कृति को छोड़ दूसरों की संस्कृति अपनाता है। इस वजह से भी बालकों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। बच्चों की एकाग्रता में कमी। पलायन करने के कारण जब लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं
तो बच्चों में भाषा, संस्कृति, वातावरण, शिक्षा, रहन सहन आदि के परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण उनकी एकाग्रता भंग हो जाती है, जिसका प्रभाव उसकी शिक्षा पर पड़ता है। प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो? प्रवासी बच्चों के लिए क्या शिक्षा व्यवस्था की जा सकती है? प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था करके निम्न प्रकारों की होनी चाहिए। सरकार की व्यवस्था। हमारी सरकार को प्रवासी बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए जो कि प्रवासी बच्चों को अपने पुराने परिवेश के हिसाब से शिक्षा दे। छात्रावास की व्यवस्था। सरकार को प्रवासी बच्चों के लिए उनके अपनी जगह पर छात्रावास की व्यवस्था करके उनको शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा, रोजगार तथा आर्थिक व्यवस्था में सुधार। सरकार को पलायन करने से रोकने के लिए अपने राज्य में शिक्षा, रोजगार तथा आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार लाना चाहिए। शिक्षा, रोजगार तथा आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाकर ही हम पलायन को रोक सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय स्तर के कोर्स में समानता। सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ही प्रकार का कोर्स चलाए ताकि प्रवासी बच्चे अपने पहले परिवेश की तरह दूसरे क्षेत्र में भी आज़ादी के साथ अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। दूरस्थ पत्राचार माध्यम को बढ़ावा। सरकार को दूरस्थ तथा पत्राचार के द्वारा प्राप्त की जाने वाली शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे प्रवासी बच्चे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। बच्चे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं और उन्हें स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? स्कूल से पलायन करने के कारणों का उल्लेख कीजिए। बच्चों के स्कूल छोड़ देने के निम्न कारण होते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर। बच्चों के स्कूल छोड़ देने का मुख्य कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होना है। ऐसे कई बालक होते हैं जिन्हें खाने तक को नहीं मिलता। ऐसे बालक शिक्षा ग्रहण कैसे कर सकते हैं? पहले वे अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं, अतः उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। पालकों का अशिक्षित होना। अशिक्षित पालक यह समझते हैं कि स्कूल जाने से कुछ नहीं होता, बालक को काम करना चाहिए तथा काम करके कुछ कमाना चाहिए। अशिक्षित बालक के लिए शिक्षा ग्रहण करने का कोई मोल नहीं होता। शिक्षा के महत्व को वे नहीं समझते तथा उनके बालक शिक्षण छोड़ देते हैं। अगला है सामाजिक दृष्टिकोण। कुछ समाज के लोगों का सामाजिक दृष्टिकोण शिक्षा के प्रति कुछ अच्छा नहीं होता। उस समाज के शिक्षा ग्रहण करने को ठीक नहीं समझते। वे समझते हैं कि शिक्षा ग्रहण करके कुछ नहीं होगा। पलायन करना। व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के लिए रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, जिस वजह से उनके बालकों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। वे अपनी शिक्षा को बरकरार नहीं रख पाते। अगला प्रश्न है कक्षा शिक्षण में लैंगिक समानता को कैसे प्रभावी बनाया जाए? कक्षा शिक्षण में लैंगिक समानता को प्रभावी बनाने के लिए कक्षा व्यवस्थापन, प्रश्नों की प्रवाहशीलता तथा विभिन्न शिक्षण विषयों के अध्ययन पर भी ध्यान देना चाहिए। बालक और बालिकाओं को समान महत्व देना चाहिए। सभी से समान प्रश्न पूछने चाहिए। अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा तथा आचरण को स्थान प्रदान नहीं होना चाहिए। सभी शिक्षण विषयों को बिना भेदभाव के अध्ययन कराना चाहिए। लैंगिक समानता क्या है? इसको विद्यालय में कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है? लैंगिक समानता का मतलब पुरुष एवं महिला में समान बर्ताव करना है। वर्तमान समय में सामाजिक लैंगिक असमानता एवं विभेद समाप्त हो रहे हैं। महिला एवं पुरुष को बराबर अधिकार एवं कर्तव्य दिए गए हैं। विद्यालयीन परिवेश में लड़की एवं लड़का में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों के समान छात्राओं को भी अपनी अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। सभी गतिविधियों में दोनों को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। कक्षा की बैठक व्यवस्था छात्राओं के इच्छा के अनुरूप होनी चाहिए। अगला प्रश्न है अपवंचित बालकों की कोई 4 समस्याएं लिखिए। अपवंचित बालकों की समस्याएं। अपवंचित बालकों का सामाजिक स्तर निम्न होता है। वंचित बालक अपने चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं से अनभिज्ञ रहते हैं। इनकी भाषा का कम विकास होता है। वंचित बालक असुरक्षा की भावना से पीड़ित रहते हैं। यह नकारात्मक अवबोध से पीड़ित रहता है। इनकी स्मृति दुर्बल होती है। इनमें समस्या समाधान की योग्यता विकसित नहीं हो पाती। वंचित बालक अंतर्मुखी होते हैं। अब हैं आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। भारतीय समाज में नारी शिक्षा की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयाँ क्या हैं? इसे दूर करने के उपाय सुझाइए। नारी शिक्षा की आवश्यकता को भारत में एक सामाजिक मुद्दा अभी हाल में ही माना गया है। पुरानी ब्राह्मण परंपरा में तो वेदों के अध्ययन को केवल उच्च वर्गीय पुरुषों की बपौती माना गया था। व्यापक स्तर पर नारी शिक्षा का विचार 20वीं सदी की ही देन है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 20वीं सदी में नारी स्तर में सुधार बहुत ही सुखद था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस दिशा में विशेष रूप से प्रगति हुई है, किंतु अभी भी अन्य देशों की तुलना में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। भारत में 15 से 19 वर्ष की आधी महिलाएं निरक्षर हैं, जबकि चीन में यह निरक्षरता केवल 10% रह गई है। नारी साक्षरता की इस समस्या के लिए भारत की स्कूल व्यवस्था की दुर्दशा ही उत्तरदायी है। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में सरकारी विफलताओं का सबसे दुष्प्रभाव नारी शिक्षा पर पड़ रहा है। लड़कों को तो फिर भी पढ़ा लेते हैं, उन्हें दूर दराज के गाँवों में भी भेज दिया जाता है, किंतु लड़कियां पूरी तरह से ही शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। सरकारी स्कूलों की हालत खराब होने की दशा में लड़कों को तो ज़्यादा फीस खर्च करके स्कूलों में प्रवेश दिला दिया जाता है, पर अक्सर अभिभावक लड़कियों को गांव से बाहर भेजने में कतराते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की दुर्दशा का सबसे ज़्यादा प्रभाव लड़कियों की शिक्षा पर पड़ता है। लड़कियों की शिक्षा पर एक अन्य तथ्य का भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत में महिला शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। अखिल भारतीय स्तर पर केवल 29% प्राथमिक शिक्षक महिला वर्ग से हैं। केरल में यह अनुपात 63% है। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 18% महिलाएं प्राथमिक शिक्षक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह अनुपात मात्र 13% रह जाता है। भारत में नारी शिक्षा का न्यून स्तर का एकमात्र कारण स्कूल व्यवस्था की बुरी स्थिति है। जहां स्थानीय रूप से पठन पाठन की व्यवस्था ठीक है, वहां भी लड़कियों की अपेक्षा लड़के ही अधिक नजर आते हैं। भारत में श्रम का विभाजन लिंगानुसार होता जा रहा है। संपत्ति अधिकार व्यवस्था भी प्रायः पुत्रों को ही प्रधानता मिलती है। इसी कारण भी नारी शिक्षा के लाभों को समझने में मुश्किलें आती हैं। इसके साथ ही देश के अधिकांश भागों में विवाह के बाद लड़की अपने माता पिता का घर, यहाँ तक कि शहर भी छोड़कर ससुराल चली जाती है, जिसके कारण उसके माता पिता को उसकी शिक्षा में कोई आर्थिक लाभ नहीं दिखता। नारी शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का एक प्रमुख कारण दहेज व्यवस्था भी है, जिसके कारण भारत के कितने ही भागों में बेटियों को पढ़ाना एक बोझ बन जाता है। समानता का संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है? संवैधानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण के मध्य क्या अंतराल है? दोनों दृष्टिकोण में संतुलन के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान है। किसी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थान जैसे होटल, सिनेमा घर, कुआं, पूजा स्थल, दुकान आदि के प्रयोग पर जात, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता को गैर कानूनी माना जाएगा। संविधान के अनुसार सभी लोग, चाहे वह कोई भी जाति, लिंग, रूप, उम्र के हों, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। अपने भाषा संस्कृति के विकास के लिए वह पूरी तरह स्वतंत्र है, क्योंकि संवैधानिक दृष्टिकोण से भेदभाव को अवैध माना गया है तथा कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, सबको समान अधिकार है। संवैधानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण के मध्य अंतराल। संवैधानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण के मध्य समानता के अधिकार में बहुत अंतर पाया जाता है। इसको हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। राष्ट्रीयता। संविधान सभी वर्ग के लोगों को एक दृष्टि से देखता है, लेकिन समाज में यह धारणा गलत है। समाज के लोग पहले समाज को देखते हैं, फिर राष्ट्र को। वर्ग के आधार पर संविधान के अनुसार सभी जाति, धर्म, भाषा के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन समाज के लोग अपने से निम्न वर्ग को हेय दृष्टि से देखते हैं और समाज में उनका अधिकार नीचे होता है, उनको विकास का अवसर नहीं मिलता। लड़के और लड़कियों में फर्क। संविधान में लड़का और लड़की एक समान हैं, सभी को शिक्षा, रोजगार में समान अवसर मिलते हैं, लेकिन समाज में लड़की के प्रति गलत धारणा है कि लड़की शिक्षा प्राप्त करके क्या करेगी। लड़की का काम घर का कामकाज करना होता है। इसी के चलते लड़कियों को विकास के कम अवसर मिलते हैं। धर्म के आधार पर, समाज में धर्म के आधार पर हुई गलत विचारधाराओं का षड्यंत्र होता है, लेकिन संविधान में सभी धर्म को समान अधिकार है। सभी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। जाति एवं भाषा। समाज में उच्च वर्ग के लोग अपने से निम्न जाति के लोगों को हे की नज़र से देखते हैं तथा भाषा के नाम पर लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन संविधान में जाति एवं भाषा के आधार पर सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। संसाधनों का निवेश उपयोग।
संविधान के अनुसार राष्ट्रीय सामग्री एवं संसाधन पर सभी का अधिकार है, लेकिन समाज में इसका उपयोग पूंजीपति एवं उच्च वर्ग के लोग ही करते हैं। अंधविश्वास। समाज में अंधविश्वास व्यापक रूप से देखने को मिलता है, जैसे लड़कियों की शिक्षा में कमी, महिलाओं का निम्न स्थान, धर्म के प्रति आडंबर आदि, लेकिन संविधान में सभी समान हैं। संविधान एवं सामाजिक दृष्टिकोण के मध्य संतुलन। संवैधानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण के मध्य संतुलन बनाने के लिए निम्न उपाय कर सकते हैं। संवैधानिक अधिकार के नियम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कठोर कानून का प्रावधान होना चाहिए। इसके विरुद्ध जाने वाले को कड़ी सजा हो। सभी गांव एवं शहर के लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जाना चाहिए कि सभी जाति धर्म रंग रूप एक हैं। सामाजिक अंधविश्वास को दूर करने के लिए अपने जाति धर्म कर्तव्य अधिकार के बारे में समझाना चाहिए। लड़का लड़की को समान समझना चाहिए तथा लड़की की शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। राष्ट्र की संपत्ति में सही वर्ग जाति धर्म के लोगों को समान रूप से बांटना चाहिए। पिछड़े एवं निम्न जाति के लोगों के विकास के लिए सरकार द्वारा उनको छूट आरक्षण दें, ताकि वे पूंजी की कमी महसूस न करते हुए शिक्षा ग्रहण करें एवं अपना विकास करें। समाज के सभी वर्ग को विकास का समान अवसर प्रदान करना चाहिए। आपके कुछ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रह गए हैं, जिनको मैं अगली क्लास में करा दूंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।